अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड के लिए, तो कोई भी लिगेंड जो है ना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, कोई भी वीक फील्ड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 3D सीरीज़ के लिए, 3D सीरीज़ कौन सी हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडिनियम, कॉपर, आयरन वगैरह, इनके लिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आई से लेके ये ओ डोनर्स, जहाँ ऑक्सीजन स्टार्ट हो गया ओ डोनर्स, ये भी ऑक्जेलिक एसिड वाला ओ डोनर, ये H2 यहाँ तक, ये आते हैं हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स। और H2 के बाद NCS, EDTA, NH3, एथिलीन डाइअमीन, साइनाइड और कार्बोनिल, ये आते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इनको लिखते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। लेकिन कौन सी सीरीज़ के अप्लाई होंगे, सिर्फ 3D सीरीज़ के लिए। अगर हमारे पास मेटल होता है 4D सीरीज़ का या फिर 5D सीरीज़ का, मतलब कि अगर होता है हमारे पास प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया और रुदेनियम हो गया, रोडियम हो गया, जितने भी हम 3D या 4D सीरीज़ के जितने भी मेटल हैं हमारे पास, सबके लिए ऑल लिगेंड्स जो है हमारे पास कैसे होंगे, आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वहाँ पे I- भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, F- भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और कार्बोनिल भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। सिर्फ हमको चेक क्या करना है 3D सीरीज़ में, और 3D सीरीज़ में यहाँ तक वीक है और येलो वाले क्या हैं, स्ट्रॉन्ग। 4D और 5 सीरीज़ में क्या है, सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं हमारे पास, जो है पेयरिंग कराएंगे वो 4D और 5D सीरीज़ में। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे 3D मेटल पे, 3D मेटल का या 3D या 4D में देखते हैं। अगर जब D1 D2 और D3 ये हमारे पास क्या होगा, मेटल होगा, तो यहाँ तो हमको सोचना ही नहीं है। अगर हम बना के देखें इसको, D3 तक बना के देखें, 1 2 3, तो यहाँ पे कोई भी लिगेंड आ जाए, साइनाइड आ जाए, कार्बोनिल आ जाए, चाहे मेटल 3D हो, 4D हो या 5D हो, तो ये दो ऑर्बिटल तो हमारे खाली हैं, तो D2sp2, D2sp3 सॉरी, तो 2D ऑर्बिटल तो हमारे खाली हैं, तो ये इनको जो है यहाँ पेयर नहीं करेंगे। पेयरिंग कब होती है हमारे पास, जब ये दोनों ऑर्बिटल भी क्या हो, फिल्ड हो, तब जो है लिगेंड इनको यहाँ अंदर पेयर कराते हैं। लेकिन अगर पहले ही हमारे पास दो ऑर्बिटल एम्प्टी हैं हमारे पास, तो पेयरिंग नहीं होती। तो D1 D2 D3 इन केसेस में जो हमको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड चेक नहीं करना पड़ता, दोनों ही लिगेंड कैसे एक जैसे बिहेव करते हैं, कोई भी हमारे पास पेयरिंग देखने को नहीं मिलती है। फिर D4 से क्या होता है हमारे पास, 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे, तो इस एम्प्टी को, इस ऑर्बिटल को क्या करेगा, ये एम्प्टी करना स्टार्ट करेगा और ये पेयर करेगा यहाँ पे, और ऑर्बिटल हो जाएगा हमारा एम्प्टी 2 यहाँ पे। ये ऑर्बिटल भी एम्प्टी हो गया हमारा और ये वाला भी एम्प्टी हो गया। तो हमको D4 से जो है चेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। D4 मैं अलग कलर से लिखता हूँ इसको। हमको जो चेक करना है वो D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। D10 में भी हमको चेक नहीं करना, क्योंकि D10 में हमारे सारे फुल्ली फिल ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल कैसे हैं, भरे हुए हैं, तो पेयरिंग कहाँ होगी, कहीं भी नहीं होगी। तो सारे लिगेंड कैसे करेंगे, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की डायरेक्ट करेंगे, MTS और ये P वाले जो हैं ऑक्यूपाई करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से क्या आएगी, sp3। अगर टेट्राहेड्रल केस होगा तब की बात कर रहा हूँ, और अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तब हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। हमको बस चेक करना है, यही करना है, वो भी सिर्फ किसके लिए, 3D मेटल के लिए। 4D और 5D में तो इन केसेस में कैसे होंगे, सारे लिगेंड कैसे होंगे, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास है FeCN6 4-। अगर हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहाँ से, x - 6 = -4, x आता है +2, मतलब मेटल है मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आयरन की, 3d6 4s2, +2 में कैसा होगा आयरन हमारा, 3d6 4s0। तो मतलब अब ये 3D सीरीज़ का मेटल है हमारे पास, तो हमको इसमें जो है चेक करना पड़ेगा साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। तो D1 से लेकर D3 तक चेक करना नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, D6 है हमारे पास, तो D6 को हमको चेक करना पड़ेगा। तो Fe2 पॉजिटिव अगर हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, S ऑर्बिटल एम्प्टी और यहाँ P ऑर्बिटल भी एम्प्टी। साइनाइड क्या है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इनको कर देगा पेयर, और दो हमारे पास क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये दो हो गए एम्प्टी D जनरेट, और ये 4s और ये 4p। CN के कहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, कौन सी, ये वाली, जिसका नाम होगा D2sp3 हाइब्रिड,
ऑर्बिटल, इसको अगर और सही से लिखते हैं हम तो 3 ऑर्बिटल में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किसके, मेटल के जो पहले से थे। और जो नए वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लिगेंड के वो कहाँ आएंगे, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल में जिसका नाम है D2sp3। और एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, तो 6 साइनाइड कितने करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने भर दिए 12 इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन है हमारी D2sp3 और शेप क्या होगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे इसने क्या किया, इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ किया। यहाँ पे जो 2 डी ऑर्बिटल थे ये इनर ऑर्बिटल यानी 3D के थे। अगर हम 4D के डी ऑर्बिटल यूज़ करता है, ये 4D मतलब जो 4p के अगला वाला शेल होगा यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे इनर वाली यूज़ किया है तो इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसने अगर देखा जाए पेयरिंग कराई है तो इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा है अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं। यहाँ साइनाइड हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड का, फॉर एग्जांपल CO3F6 यहाँ पे कोबाल्ट है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम बनाएं इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम, CO+3 कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 3D7 4s2 डी में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन +3 में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, बचेगा 3D6 4s0 1 2 3 4 5 6 और ये MTS और ये 3p ऑर्बिटल और यहाँ 4d ऑर्बिटल। ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d, ये हो गया 3d। अब जो F- है ये क्या है हमारे पास, एक वीक फील्ड लिगेंड है। हमको 3D सीरीज में चेक करना पड़ रहा है बार बार। एक वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी पेयरिंग नहीं कराएगा, इसलिए जो है आउटर ऑर्बिटल्स का यूज़ करेगा, इन डी ऑर्बिटल्स का भी ये यूज़ करेगा। अपने 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वाले ऑर्बिटल आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट करेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी बनेगी हमारी, sp3d2, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सेम ही किसी 4D एलिमेंट का, तो रोडियम का कॉम्प्लेक्स लेंगे। रोडियम क्या होता है, बिल्कुल कोबाल्ट के नीचे वाला दूसरे ग्रुप का, बिल्कुल कोबाल्ट के नीचे रहेगा, जैसे कोबाल्ट रोडियम इरिडियम ऐसे। इसकी होती है 3D7 4s2, इसकी होती है 4D7 4s2। कॉम्प्लेक्स हम फ्लोरीन का बनाते हैं 3 पॉजिटिव। यहाँ से रोडियम आया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D7 4s2, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो बचेगा क्या, 4D6 5s0, यहाँ आएगा 5s0, यहाँ भी आएगा 5s0। ये हमारी क्या है, रोडियम +3 में जब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ऑर्बिटल में इसके भी इलेक्ट्रॉन ऐसे लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये MTS, ये 4p 4s 5s 5p और 4d। लेकिन 4D सीरीज में क्या होगा हमारे पास, 4D और 5D में वीक फील्ड लिगेंड, कोई भी वीक फील्ड लिगेंड कितना भी वीक है यहाँ पे एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, और ये हमारा पेयरिंग करा देगा इधर 1 2 3 4 5 6। तो 2 एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट हो गए हमारे पास, ये s ऑर्बिटल हो गया और ये p। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फ्लोरीन के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल जाएंगी हाइब्रिडाइजेशन करने और इसका नाम क्या होगा, D2sp3। इनर ऑर्बिटल यूज़ किए हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहीं से हमें समझ आ रहा है कोई भी लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं होता। सामने हमारे पास मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है और किस चार्ज में कौन सी सीरीज़ का है ये डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन ने क्या करा, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाकर खुद एज एक्ट किया एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हमको चेक करना है सिर्फ 3D सीरीज़ में कि वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। बाकी तो सारे लिगेंड क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, किसी लिए 3D और 4D सीरीज़ के लिए। अब हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। रूल वही है, हमको सिर्फ चेक करना पड़ेगा 3D सीरीज़ में कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है।
4D और 5D मेटल के लिए यहाँ पर भी सारे ही लिगेंड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, बस हमको 3D मेटल में चेक करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमको जनरली कौन से मेटल देते हैं जिनका D7, D8, D9 और D10, हमको सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स कहते हैं जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाकर देते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो ज्योमेट्री होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारी sp3 तो शेप हो जाती है हमारी टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारी dsp2 तो शेप आ जाती है हमारी स्क्वायर प्लेनर। तो ये ऊपर मैंने बता ही दिया है, आई से लेके ओ डोनर्स तक, वाटर तक, ये क्या हमारे वीक फील्ड लिगेंड है 3D सीरीज़ के लिए। और NCS से लेके कार्बोनिल तक, CO तक, ये क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसके लिए, 3D सीरीज़ के लिए। 4D और 5D के लिए क्या है, सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। इसको भी एग्जांपल की मैं समझते हैं। एक लेते हैं NiCl4 2- और दूसरा हम लेंगे निकल के नीचे वाला ही एलिमेंट, ऐसे होता है periodic टेबल में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो ये होता है 3D8 4s2, ये होता है 4D8 5s2 और ये होता है 5D8 6s2। ये होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं PtCl4 2- दोनों ही के हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4। निकल यहाँ पे है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लेटिनम भी यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है निकल की 3D8 4s2, लेकिन आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर देंगे उसके तो 3D8 4s0। सिमिलरली प्लेटिनम क्या बचेगा हमारे पास 4D8 5s0 जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसको बनाते हैं हम निकल +2 जब फ्री आयन होगा हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको पास ले लेते हैं थोड़ा। ये है इसका 3D ऑर्बिटल, ये है 4s और ये है 4p। अब 3D सीरीज में क्या होता है हमारे पास, Cl जो है हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर नहीं करा पाएगा। तो ऑर्बिटल्स जो ऑक्यूपाई करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ये ऑर्बिटल्स जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में और नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा। कौन सा, सॉरी ये नहीं, ये 4 ऑर्बिटल जाएंगे और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। कौन सा, sp3। sp3 ऑर्बिटल में जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो 2 क्लोरीन कितने देंगे, सॉरी 4 क्लोरीन कितने देंगे, 8 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा। तो Ni2 पॉजिटिव इन कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो हमको कैसा दिखाई पड़ेगा कि इसके 3D ऑर्बिटल में तो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 3D8। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारा sp3, इसमें भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, जो हमारे पास लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए, यानी ये Cl- ने डोनेट किए हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3, और sp3 के रिगार्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है हमारी टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिज्म अगर हम पूछते हैं इसका कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहे 1 हो चाहे 10 हो, हमेशा क्या रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं प्लेटिनम का केस। प्लेटिनम क्या है, 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका 4s और ये 4p। Cl- 4D एलिमेंट के लिए कैसा है, 4D सीरीज का एलिमेंट हमारे पास प्लेटिनम, इसके लिए क्या करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा। अब जैसे ये करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट, तो ये जंप करेगा इधर, इसकी पेयरिंग करा देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल जाएंगे, एक तो ये s जाएगा, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ये वाला सॉरी ये वाला d, ये s और ये 2 जाएंगे p के। तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा बनेगा हमारा, ये 4d ऑर्बिटल इधर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और ये 4 फॉर्म कर लेंगे DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, DsP2, और यहाँ रहेंगे क्लोरीन के हमारे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2, ये हमारा क्या है 3D ऑर्बिटल। DsP2 और DsP2 की रिगार्डिंग हमारी शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं शेप बनाऊँ प्लेटिनम की, तो यहाँ क्लोरीन सेम प्लेन में, ये सारे क्लोरीन क्या होंगे सेम प्लेन में, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या रहेगा 2 नेगेटिव का। अगर मैं इधर बनाऊँ तो Pt ये रहेगा ऐसे, ये हमारा बन गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चार्ज आएगा 2 माइनस का, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ये है स्क्वायर प्लेनर और ये है टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कम्प्लीटली पढ़ ली है। अब हमको पढ़ना है उसकी लिमिटेशंस, कहाँ ये फेल हो रही थी थ्योरी हमारे पास। पहला है इट इन्वॉल्व्स अजम्पशन दैट मेटल लिगेंड बॉन्ड्स आर प्योरली कोवेलेंट इन नेचर। जो हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, मेटल और लिगेंड जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में भी और टेट्राहेड्रल में भी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी। ये मान के चलती है थ्योरी की जो हमारे मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है ये वाला, ये प्योरली कैसा है, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता। इसलिए ये हमारी जो जम्पशन थी ये बिल्कुल गलत हो गई थी। सेकंड हमारे पास इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। अगर हम उसके पास कोई कॉम्प्लेक्स को ले आते हैं COH2O6 3 पॉजिटिव, और हम इससे पूछते हैं इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम पूछते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कितने बोहर मैग्नेट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट ये जनरेट करेगा, तो ये बोलती है मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन इसके पास, किसके पास, VBT के पास नहीं होती है। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोई कंपाउंड कलरलेस कब होगा और कोई कंपाउंड कलरफुल कब होगा, कितना कलरफुल होगा, इंटेंस होगा, लो इंटेंस होगा, इसके रिगार्डिंग भी इसके पास कोई भी आंसर नहीं होता हमारे पास VBT के पास। इट डज नॉट हैव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबल कंपाउंड। ये हमारे बुक में नहीं है पर लिखा हुआ था। तो थर्मोडायनेमिक कोई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं हमको। कोई कॉम्प्लेक्स होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबल, एक होता है काइनेटिक लेबाइल। तो अगर हम इसके सामने कंपाउंड डालते हैं, पूछते हैं कि क्या थर्मोडायनेमिक स्टेबल है या कि काइनेटिक लेबाइल है, तो VBT बोलती है कि मेरे को तो इसका आंसर पता ही नहीं है, मैं अपने से एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को कि कौन थर्मोडायनेमिक स्टेबल है और कौन काइनेटिक लेबाइल कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसके सामने कोई कॉम्प्लेक्स रखते हैं PtCl42- या फिर PtCN42-, इन दोनों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स रखते हैं और हम पूछते हैं इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, तो VBT के पास इसका आंसर नहीं होता, वो नहीं बता सकती कि कब कंपाउंड हमारा टेट्राहेड्रल होगा और कब हमारा स्क्वायर प्लेनर होगा। लास्ट है हमारे पास इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। VBT से अगर हम पूछते हैं F- हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर CO हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो VBT के पास इसका कोई आंसर नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे जब हम इसको यूज़ कर रहे थे, तो इस VBT को हम यूज़ करने के लिए कैसे कर रहे थे, हम खुद बता रहे थे कि CO हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा। VBT को नहीं पता कि ये CO पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, वो हम अपने मन से करा रहे थे क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा ने बता रखा था CO जो है पेयरिंग कराएगा। इसलिए जब हमने VBT पे लगाना स्टार्ट किया इसको, तो हम पहले ही लगा दे रहे थे कि CO पेयरिंग कराएगा। लेकिन इससे अगर पूछे VBT से कि पेयरिंग क्यों कराएगा, तो VBT के पास इसका आंसर नहीं है कि पेयरिंग ये क्यों कराएगा और ये क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर कोई भी लिगेंड I- Br-, ये वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास क्यों है। एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम कैलकुलेट करते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू इफेक्टिव से, और फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ये म्यू स्पिन ओनली भी लिख सकते हैं, इसको म्यू इफेक्टिव भी लिखते हैं, कई बार कहीं लिखता है म्यू स्पिन। तो ये आता है हमारे पास √n+2, और n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें कोई कॉम्प्लेक्स दे सकता है, अगर उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास, उसके पूछ सकता है कि इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो हमको क्या रखना है 2+2, ये आ गया हमारा 2 √4
तो √2 इंटू 2 इक्वल्स टू, यहाँ गलत कर दिया मैंने, √2 इंटू 4, यह आ गया √8। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा इसका √8। अब ये तो थोड़ा फॉर्मूला है, लेकिन अगर कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, जैसे कि दे सकता है वो कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट 1.8 है, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए ट्रिक समझ लो। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है 1.8, दो होते हैं तो 2.8। अब 2.8 एग्जैक्ट नहीं आ सकता, हो सकता है 2.92 दे दे वो क्वेश्चन में, या 2.94 दे दे। ऐसे अगर 3 के लिए देगा तो 3.8 दे दे, लेकिन एग्जैक्ट वो क्वेश्चन में क्या देगा, 3.92। तो हमें आइडिया हो जाएगा लगभग कि 3.92 अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है तो उसके पास कितने होंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो पूछता है 5.92 इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन, जो यूनिट आएगी वो बोहर्स मैग्नेटॉन BM। तो यहाँ से हमको समझ आ रहा है इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तब इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, 5.92। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेल होने के बाद हमको यूज़ करनी पड़ी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और हमने समझा हमारे पास जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसी फॉर्मेशन के दौरान हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये 2 टाइप की एनर्जी हमको पढ़नी है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है हमको ये भी देखेंगे इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 6, तो मतलब 6 लिगेंड जो है अप्रोच करेंगे एक हमारे मेटल को, जो कि होगा हमारा सेंट्रल मेटल। ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं शेप बनाऊं तो ऐसे होगा हमारा सेंट्रल मेटल। हमारा कुछ भी हो सकता है, उस पर अटैच हो सकते हैं 6 लिगेंड हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड भी हो सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल को ऐसे समझते हैं, अगर हम सेंटर में क्यूब को बनाएं और उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में क्या रखते हैं, हम मेटल को रखते हैं। ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल। तो लिगेंड जो है यहाँ से फेस से अप्रोच करता है, क्यूब के फेस से। एक लिगेंड यहाँ से अप्रोच करेगा, एक करेगा यहाँ से, एक यहाँ से, एक ये फ्रंट फेस से। इसको हटा देता मैं, पहले हम फेस से करेंगे। ये वाला जो लिगेंड है ये बैक फेस से है, और जो ये वाला लिगेंड है ये है फ्रंट फेस से, और जो ये लिगेंड है ऊपर, इसको हटा देता हूँ मैं, ये है अप। अगर जैसे ये 4 लिगेंड हमारे सेम प्लेन में अगर मैं मानता हूँ, तो ये 4 जो है ये सेम प्लेन में है, और जो ये 2 है हमारे, इनको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। ये अप वाले फेस पे क्यूब के, और ये बॉटम फेस पे क्यूब के, ये लिगेंड अप वाला, ये ऐसे। तो ये हमारे 6 लिगेंड जो हैं लग गए। तो और ये हमारा सेंटर में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, कुछ भी हो सकता है, इसको हमने ऐसे दिखाया। अब ये तो हमने इसको एज अ क्यूब में समझा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा, डी ऑर्बिटल्स जो हमारे पास मेटल की हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रही होंगी। तो कौन सी डी ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करती हैं, एक्सियल वाली। जो पहले हम क्या बनाएंगे, dx² माइनस y²। ये मैंने 2 लोब बना लिए हैं। डी ऑर्बिटल के पास टोटल होती हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक होती है dxy, एक होती है dyz, एक होती है dzx, एक होती है dz², एक होती है dx² माइनस y²। तो dx² माइनस y² और dz² को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लोब, क्योंकि ये एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। ये अगर हम एक्सिस बनाओ इसकी, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाली हो जाएगी वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी हमारी जेड एक्सिस। तो जो लोब्स हैं ये एक्सिस पे प्रेजेंट है बिल्कुल। और डी एक्स वाई कैसे होती है हमारी, अगर ये एक्सिस है तो ये होगी डी एक्स वाई। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बनाता हूँ, इसको वाई, तो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है ये तो जैसे एक्सिस वाली लाइन पे ही लोब है ना हमारी, और डी एक्स वाई वाली कैसी हैं, एक्सिस की लाइन के बीच में प्रेजेंट है। इनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स या नॉन एक्सियल लोब्स। तो dx² माइनस y² और d² होती है हमारी एक्सियल लोब्स। ये होंगी ऐसे, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, और dz² माइनस y², ये वाली। इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये dx² वाली माइनस y², और ये हो जाएगी dz² वाली लोब। तो 2 लोब के पास जो है इंटरेक्शन होगा लीगेंड का। जब लीगेंड हो गए हमारे बहुत दूर, जब मेटल सेंट्रल मेटल एटम से बहुत दूर होंगे, एक लीगेंड यहाँ होगा, एक लीगेंड यहाँ होगा,
इसको मैं हटा देता हूँ। एक लिगेंड यहाँ होगा, एक यहाँ, जब 6 लिगेंड क्या होंगे, बहुत दूर होंगे। ऐसी टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं फार फील्ड। फार फील्ड कि लिगेंड की फील्ड में जो है, अभी फार फील्ड में क्या होता है, बिल्कुल सारी लोब्स पे, सारी लोब्स कौन कौन सी है हमारी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर, 5 की 5 लोब पे जो है बराबर का रिपल्शन फील होता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, और जो लो उसमें डी ऑर्बिटल्स में भी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स के पास आएंगे कहीं रिपल्शन होगी, और रिपल्शन जब इंक्रीज करती है तो एनर्जी जो है इंक्रीज करती है। ये हमारा पहला जो हमको याद रखना पड़ेगा। तो जब लिगेंड हमारे बहुत दूर हैं, सारी लोब से बराबर रिपल्शन देखने को मिलती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम फार फील्ड। लेकिन जैसे जैसे लिगेंड और पास अप्रोच करते हैं, तो लिगेंड कैसे आ रहे हैं, एक्सियली आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये लिगेंड कैसे आ रहे हैं, एक्सियली अप्रोच कर रहे हैं। और एक्सियल लोब कौन सी है हमारी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। नॉन एक्सियल कौन सी है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब लिगेंड इनके पास ज़्यादा आ रहे हैं, इनकी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगी, इन लोग को जो है ज़्यादा रिपल्शन फील करना पड़ेगा, मोर रिपल्शन इनको जो है फील होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये लोब्स अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। पहले अगर इस एनर्जी पे थी तो ये अब इस एनर्जी पे पहुंच जाएगी। फार फील्ड में क्या होता है, हमारी सारी डी ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी पे होती हैं, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड। ये दोनों इंक्रीज करके अब इनके पास तो लिगेंड अप्रोच कर नहीं रहे, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को करेंगे डाउन। तो एक्सियल वालों ने क्या करा, अपनी एनर्जी को अप करा, और नॉन एक्सियल वालों ने क्या करा, अपनी एनर्जी को डाउन कर लिया। क्योंकि लिगेंड जो है वो कर रहे थे एक्सियली अप्रोच, और एक्सियली कौन सी लोब्स हमारी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इनकी एनर्जी होगी अप, बाकी जो लिगेंड्स बचे थे, सॉरी बाकी जो डी ऑर्बिटल्स बचे थे, इनकी एनर्जी होगी डाउन। अब इसी चीज़ को बुक्स में कैसे दिखाते हैं वो समझते हैं। बुक्स में हमारे पास लिखा होता है, जब हमारे पास लिगेंड बहुत, अभी लिगेंड ऐसे कंडीशन में कि अप्रोच ही नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हम 5 ऑर्बिटल को दिखाते हैं। तो 5 डी जनरेट, मतलब सेम एनर्जी पे होंगे मेरे 5 के 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये पाँचों हमारे सेम ऑर्बिटल हैं, सेम एनर्जी पे हैं। ये मैं लिखता हूँ एनर्जी। जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं एनर्जी इंक्रीज कर रही है ऑर्बिटल्स की। फिर क्या होता है, जब लिगेंड जो है फार फील्ड में होता है, अभी फार फील्ड में क्या बताया मैंने कि बराबर ही जब लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, लेकिन अभी पास नहीं है, बस अप्रोच करना स्टार्ट किया है, तो सारे ऑर्बिटल्स में बराबर रिपल्शन फील होता है, तो सबकी एनर्जी जो है इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे हमारे 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स पहुँच गए हैं सेम एनर्जी पे। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या फिर सूडो एक्साइटेड स्टेट भी इसको बोलते हैं। टेम्परेरी एक्साइटेशन देखने के लिए मिली है, यहाँ से फर्दर स्प्लिटिंग और फर्दर जो है डिक्रीज इन एनर्जी देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब कंडीशन थी, जब फार फील्ड में थे। फार फील्ड सब पे बराबर रिपल्शन था। ये कब थे, जब डी ऑर्बिटल हमारा फ्री आयन था, मतलब मेटल हमारा फ्री आयन था, कोई लिगेंड उसके पास नहीं था। ये कब था, जब लिगेंड ने अप्रोच करना स्टार्ट कर चुके थे। फिर क्या हुआ, जब लिगेंड बहुत ही पास आ गए किसके, एक्सियल लोब से, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में कहाँ से अप्रोच करेंगे, एक्सियल से। तो एक्सियल के पास अप्रोच करेंगे तो एक्सियल वाली जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी क्या करेंगी, एनर्जी को इंक्रीज करेंगी, क्योंकि उन पे क्या पास क्या होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा। तो एक्सियल एनर्जी वाले हमारे एक्सियल लोब्स अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। और एक्सियल लोब कौन सी हमारी, 2 लोब्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी है डी जेड स्क्वायर। और बची हुई 3 लोग क्या करेंगी, हमारी अपनी एनर्जी को डाउन करेंगी या फिर डिक्रीज करेंगी। अब देखो यहाँ से बराबर यूनिट की एनर्जी पे सब, ये 3 ने जितनी एनर्जी रिलीज करी ना, वही उतनी एनर्जी क्या करेगा, ये वाला ऑर्बिटल गेन करेगा। मतलब अगर यहाँ से 10 यूनिट की एनर्जी छोड़ता है तो यहाँ से 10 यूनिट की एनर्जी को ये गेन करेगा, सेम एनर्जी को गेन करता है बिल्कुल। यहाँ पे हमारी कौन सी लोब्स बची हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहाँ सेंटर से हम एक डॉटेड लाइन दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर, इस बेरी सेंटर से यहाँ तक जो एनर्जी है हमारे पास ये होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी अगर बोले हैं, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक स्प्लिटिंग जो हुई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्प्लिटिंग हुई है हमारी, ये होती है हमारी
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और रिप्रेजेंट करते हैं इसको डेल्टा ओ से। इतना हिस्सा जो है हमारे पास, ये कितना है, डेल्टा ओ का 3/5 हिस्सा है, और ये हिस्सा कितना है, डेल्टा ओ का 2/5 डेल्टा ओ। इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ओ, ये वैल्यू। इस वाले में ये ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, बस ये दिखा रखा है यहाँ पे। अब जो हमारे पास ये DXY, ये जो 3 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, इनको बोलते हैं T2G। T2 मतलब ट्रिपली डीजनरेट मतलब 3 ऑर्बिटल हमारा सेम एनर्जी पे है। 3 मतलब ट्रिपली सेम एनर्जी पे मतलब डीजनरेट, और G मतलब होता है वैसे जेरेड। ये जेरेड और जेरेड का कंसेप्ट कभी अलग से समझाऊंगा वीडियो में। और जो हमारी ऊपर बच गई है, इनको बोलते हैं EG। ये हमारी DX² Y² को बोलते हैं, और DZ² को, दोनों को बोलेंगे हम EG सेट्स ऑफ D ऑर्बिटल्स। अब एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी ज़्यादा होगी हमारे पास, ये डिपेंड करता है हमारे पास सेंट्रल मेटल कौन सा है और लीगेंड हमारा कौन सा है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ये स्प्लिटिंग और ज़्यादा होगी। ये कैसे, यहाँ तक पहुँचेगी ये, और ये यहाँ तक पहुँचेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या कराते हैं, ज़्यादा स्प्लिटिंग कराते हैं। और मेटल अगर 4D और 5D सीरीज का हो तो इसलिए वहाँ पे सारे लीगेंड हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पे कोई भी लीगेंड ईजिली पेयर करा सकता है। दोबारा समझते हैं इसको। फ्री आयन में हमारे पास सारे डीजनरेट थे, जब था कोई लीगेंड था ही नहीं हमारे पास, सब बराबर एनर्जी पे थे। फिर जब लीगेंड अप्रोच करना स्टार्ट किया, उसको हमने बोला फार फील्ड, और वापस से सब ने एनर्जी इंक्रीज करी बराबर, क्योंकि रिपल्शन जो है बराबर सबको देखने को मिल रहा था। लेकिन जब लीगेंड बिल्कुल पास आ गए और एक्सियली अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, तो एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल क्या है हमारे, इंक्रीज कर दिया अपनी एनर्जी, और नॉन एक्सियल वाले क्या कर दिया, उन्होंने अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। फिर हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी, जो बीच की एनर्जी है दोनों की, इसको हम बोलते हैं डेल्टा ओ, और इनको सेट्स बोलते हैं T2G सेट, इनको बोलते हैं EG। T2G मतलब है ट्रिपली डीजनरेट, EG मतलब है डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। फिर हमने देखा वीक फील्ड लीगेंड क्या करेगा, कम स्प्लिटिंग कराएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या कराएगा, हाई स्प्लिटिंग कराएगा। मतलब डेल्टा ओ की वैल्यू जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में ज़्यादा होगी, और वीक फील्ड लीगेंड में डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी। अब जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम, तो जब हमारी इनर ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3, अब यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब 4s ऑर्बिटल भी यहीं पे होगा इस एनर्जी के आसपास, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास क्या चाहिए, सेम एनर्जी होनी जरूरी है। तो ये 4s आया और ये आया 4p। अब ये सारे ऑर्बिटल आएंगे, कंबाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा D2sp3, और हमारी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये हमारी हो जाएगी शेप, और हमारा कैसा होगा वो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर वो क्या होगा, वीक फील्ड लीगेंड होगा, तो हमारी एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको क्या करने पड़ेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग जो है कम होगी। वीक फील्ड लीगेंड क्या करेगा, कम स्प्लिटिंग करेगा। ये हमारा डबली डीजनरेट, ये ट्रिपली डीजनरेट, ये हमारे D2 यहाँ रह गए। अब S और 4s हमारा यहाँ पे है, और 4p हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का पहला रूल क्या था कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, उनका एनर्जी लेवल नियरली सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एनर्जी में, तो ये जो है उसमें नहीं जाते। हाइब्रिडाइजेशन में हम आउटर ऑर्बिटल 4s 4p और 4d के 2 ऑर्बिटल को यूज़ करके बनाते हैं, और हमारी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d2, और हमारा कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हमको देखना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है। इसको समझते हैं। अगर हमको भरना है, स्प्लिट कराता हूँ पहले मैं, तब हमको इजी रहेगा समझना। ये हमारा T2G ऑर्बिटल आ गया, और ये आ गया हमारा EG ऑर्बिटल। यहाँ लिखता हूँ मैं EG, और यहाँ लिखता हूँ T2G। अब हमारे पास अगर D1 है, हमारे पास D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम आसानी से भर देंगे एक इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास D2 है तो भी हम आसानी से भर देंगे D2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास D3, तो हम D3 भी ईजिली भर देंगे। लेकिन जब केस आएगा D4 का, तब हम क्या करेंगे, क्या हम D4 को यहाँ भरेंगे या फिर हम पेयर कराना स्टार्ट करेंगे, इसको समझते हैं।
अगर यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी हम बनाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ, ये हमारी क्या है डेल्टा, ये भी एनर्जी बैरियर थे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है एनर्जी डिफरेंस है। तो मान लेते हैं एनर्जी डिफरेंस कितना है 10 का है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर कराने के लिए हमको एक एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए बोलेंगे हम पेयरिंग एनर्जी। अब ये अगर पेयरिंग एनर्जी हमारी किससे ज़्यादा है, डेल्टा ओ से, स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा अगर क्या है हमारी पेयरिंग एनर्जी, तो क्या हो रहा होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, हम इसको धीरे धीरे एनर्जी बढ़ा रहे होंगे। मान लेते हैं पेयरिंग एनर्जी हमारी 10 है और ये डेल्टा ओ हमारा क्या है 8 है, या हम मान लेते हैं 6 है। तो हमने एनर्जी मान लेते हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, चलो और अच्छे से, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्योरली हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं। अब इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने एनर्जी देना स्टार्ट करी, हमने जैसे इसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो इसने क्या करेगा डेल्टा ओ को पार कर लेगा, इससे ज़्यादा है, और सीधा जंप कर जाएगा यहाँ पे। इसको यहाँ से इधर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, जितनी डेल्टा ओ है हमारे पास। जैसे हमने इसको 7 डेल्टा ओ से ज़्यादा दी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो जाके चला गया यहाँ पर। लेकिन अगर कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन थी, अगर क्या होती पेयरिंग एनर्जी कम होती और डेल्टा ओ ज़्यादा होता। अगर डेल्टा ओ होता हमारे पास, डेल्टा ओ दूसरी कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं, डेल्टा ओ होता 10 और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है हमारे पास 6 होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं पेयरिंग एनर्जी लेस है किससे, डेल्टा ओ से। तो जैसे ही हमने पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, इलेक्ट्रॉन फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 फिर 6, जैसे ही 6 पे आया ये तो पेयरिंग एनर्जी आ गई, ये तो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा डिस्टेंस है, ये ज़्यादा गैप है पेयरिंग एनर्जी से, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा यहाँ पे, ये जंप कर नहीं पाएगा क्योंकि बैरियर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, डेल्टा ओ बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा, यही जो है नीचे T2G में पेयर अप कर लेगा। तो दोबारा देखते हैं इसको ध्यान से। पहली कंडीशन क्या है हमारी, अगर डेल्टा ओ लेस है, मतलब पेयरिंग एनर्जी हमारी ज़्यादा है और डेल्टा ओ कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भरने में तो हमको कोई दिक्कत आई नहीं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ने कर रखी है दिक्कत। फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और हो सकता है वो यहाँ भी चल जाए, सेम एनर्जी पे तो है, कोई सा भी ऑर्बिटल भर दो, जरूरी थोड़ी ये लेफ्ट वाले भरना है, दोनों ही Eg ऑर्बिटल्स हैं, चाहे यहाँ भर दो इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ भर दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। इसलिए हमने क्लियर भी कर दिया यहाँ पे वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल्स। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G3 Eg1, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन का है हमारे T2G में है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन का है हमारा Eg में है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, T2G3 Eg1। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा हमारा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन आती है हमारी, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स T2G ऑर्बिटल, क्योंकि पेयरिंग करा देगा वो, पेयरिंग। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से ना होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ करेगा, यहीं T2G में पेयर कर जाएगा और T2G हो जाएगा हमारा 4, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये बन जाएगा T2G4 Eg0। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भरने कैसे इलेक्ट्रॉन वो हमको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर D5 का भरना पड़े हमें, अगर वो कंडीशन यही है, फिर अगर ये वाली कंडीशन होगी डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो 5वां भी यहीं भरेगा। ऐसा नहीं कि फिर 5वां ऊपर भर देंगे ना, जब तक ये सारे नहीं भरेंगे फिर छठा वाला भी हम यहीं भरेंगे। फिर अब 7वें के लिए तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब 7वां वाला जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम दोबारा देखें इसको, अगर हम 5th वाला भरते हैं, ये 4 भर दिए हमने, अगर हम 5th वाला भर के ये कॉन्फ़िगरेशन आती है तो हम इसको बोलेंगे D5 का लो स्पिन। अगर हम 6th वाला भरेंगे नीचे पेयर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम D6 का लो स्पिन। फिर 7वां इलेक्ट्रॉन तो यहीं जाएगा, उसमें तो लो स्पिन क्या और हाई स्पिन क्या, 7वां इधर जाएगा, 8वां इधर जाएगा, 9वां इधर जाएगा, 10वां
इधर जाएगा। बस ये 3 इलेक्ट्रॉन D4 D5 D6 कैसे भरे जाएंगे इसमें जो है हमारा देखना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर वो बोलता है हमको कि D7 का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरेंगे। लो स्पिन मतलब पहले हमको क्या करानी है, पेयरिंग करानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही भरेगा ऐसे। तो ये हमारा D7 का लो स्पिन। अब अगर वो बोलता है D7 का हाई स्पिन है तो D7 का हाई स्पिन कैसे भरेगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखो हाई स्पिन में कैसे होगा, पेयरिंग नहीं होगी, पहले ऊपर जाएगा ईजी में। ये T2G सेट है मेरा और ये ईजी सेट है। भरेंगे 1 2 3 4 5, हमने भर दिए 5। अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 6 7। तो ये क्या हमारा D7 का हाई स्पिन। ऐसे ही कोई भी निकाल लेंगे। अगर हम अब निकालते हैं D6 का, तो D6 का कौन सा हाई स्पिन निकालते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 पहले सारे भरने हैं, फिर हमको पेयरिंग करानी है। अगर हम बोलते हैं D6 का लो स्पिन, तब हमको क्या करना है, T2G भर दिया हमने, वापस से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया लो स्पिन। तो हमको इलेक्ट्रॉन्स भरने आने चाहिए। क्या पूछ रहा है, हाई स्पिन पूछ रहा है, लो स्पिन पूछ रहा है, वो हमको आना चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर हम इसकी बात करते हैं D7 के हाई स्पिन की, तो T2G में कितने हैं 5 और EG में कितने हैं 2। यहाँ पे अगर हम देखते हैं दूसरे केस में D6 के हाई स्पिन में, तो T2G में है 4, EG में है 2 और D6 के लो स्पिन में है तो T2G में है 6, EG में है 0 इलेक्ट्रॉन्स हमारे। तो ऐसे करके हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में भरेंगे, टेट्राहेड्रल फील्ड में भी भरेंगे, वो भी सेम ऐसे ही भरे जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होती है जब टेट्राहेड्रल लिगेंड्स आते हैं हमारे।